एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। आपको शब्द की परिभाषा बता देते हैं। सबसे पहले सार्थक ध्वनियों के सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है, यानी कि ध्वनियों का ऐसा वर्ग जिससे कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। शब्दों को जो है व्याकरण में किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है उसको 5 भागों में बांटा गया है और आज हम उन 5 भागों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत का अर्थ है कि हमें ये शब्द कहाँ से प्राप्त हुए या इन शब्दों का प्रादुर्भाव, इनका जन्म कहाँ से हुआ, ये शब्द हमें कैसे मिले, उसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। वो है क, ख, ग, घ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। यानी कि 5 भागों में स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। आइए इनको समझ लेते हैं। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में बिल्कुल जैसे के तैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि जैसा रूप उनका संस्कृत भाषा में था बिल्कुल उसी रूप में वो हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, सूर्य, ये सब शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और इनको ऐसे ही हम लोग हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको कहा गया है तत्सम। सम अर्थात संस्कृत से या समान रूप से या जैसे थे वैसे ही इनको हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इनको कहा जाता है तत्सम शब्द। दूसरे नंबर पर आते हैं तद्भव। अब तद्भव वो है जिनका रूप संस्कृत से तो लिया गया है लेकिन थोड़ा परिवर्तित होकर, आपको पता है संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी गई है, तो हम लोगों का उत्पत्ति तो इस भाषा की हम लोग जननी से ही लेंगे, यानी कि संस्कृत भाषा से ही ली गई है। लेकिन तत्सम तो वो हुए जो संस्कृत के शब्द बिल्कुल वैसे ही हिंदी भाषा में इस्तेमाल हुए, लेकिन जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए उनको क्या कहा गया? तद्भव। भव मतलब होना। जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए वो क्या कहलाए? तद्भव। जो संस्कृत के जैसे के तैसे इस्तेमाल हुए वो तत्सम, और जो संस्कृत से थोड़ा रूप परिवर्तित करके हिंदी में आए वो तद्भव। इसके बाद बात करते हैं देशज शब्दों की। देशज शब्द वो कहलाते हैं जो कहीं अन्य स्थान से नहीं लिए गए हैं, हमारे देश की ही अलग अलग भाषाओं, अलग अलग प्रांतों से गढ़ लिए गए, या जहां से जिसको जो शब्द मिला, हमारी अपनी हिंदी भाषा के शब्द भी इनको कहा जा सकता है कि जो हमारी हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं उनको देशज शब्द कहा गया है। ठीक है। इसके बाद देशज के बाद विदेशी। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे पुराने समय में हमारे देश में अलग अलग स्थान के लोग आकर बस गए थे, तो उन लोगों की अपनी भाषा को जब यहाँ के लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया तो वो हमारी भाषा के अंग बनते चले गए, यानी कि उनकी भाषा के जो शब्द हमारी भाषा में मिले उनको जो है हमारी भाषा स्वीकार करती चली गई और उन शब्दों को जो है विदेशी शब्द के रूप में हमारी भाषा में मान्यता मिल गई। जैसे स्कूल, स्टेशन, ट्रेन, रेल, ये सब हम लोग जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अफगानी, पुर्तगाली और फारसी, ये सब बहुत सारी भाषाओं से जो है हमारी भाषा में बहुत सारे शब्द हमें देखने को मिलते हैं और हम उनका अपनी भाषा में इस्तेमाल भी करते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 5, संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप थोड़ा सा बदल गया है, मतलब कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप एक किसी और भाषा का शब्द ले लिया और दूसरा किसी और भाषा का शब्द ले लिया, उन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द जो बना उसको कहा जाता है संकर। इसका मैं उदाहरण देना जरूरी समझती हूँ कि कहीं आप लोग थोड़ा सा भटक ना जाओ। संकर मतलब जैसे रेल शब्द, रेल जमा गाड़ी। रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का है,
जमा गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का है, और रेल अंग्रेजी और हिंदी का गाड़ी रेल गाड़ी मिलकर के नया शब्द बन गया। आइए इसके बाद देख लेते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना यानी कि बनावट के आधार पर, इसको बनावट भी कहा जाता है। बनावट के आधार पर यानी कि शब्दों की बनावट किस किस तरह की है, उसके आधार पर शब्द का जो है 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है। वो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध, यानी कि कोई शब्द जिस रूप में प्रसिद्ध है, पुरातन काल से अब तक, प्राचीन काल से अब तक जिस शब्द को जिस विशेष वस्तु के लिए जाना जाता था, उसी के लिए अभी भी जाना जाता है। दूसरी बात, रूढ़ वो जिनका अगर हम लोग टुकड़े करें तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। विशेष पहचान रूढ़ शब्दों की यही होती है कि यदि इनके टुकड़े कर दिए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये तभी तक इनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है जब ये जुड़े हुए हों। जैसे आपको उदाहरण दिया जाता है घर। घर शब्द में घ और र 2 शब्द मिलकर बने हैं, तो घ और र को अगर हम दोनों को अलग कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जब ख और र को मिलाया गया तभी उनका अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये हो गया घर जो है रूढ़ शब्द हो गया। अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक वो शब्द हैं जिनको योग से बनाया जाता है, मतलब कि 2 अलग अलग शब्दों के योग से जो शब्द बन रहे हैं उनको कहा जाता है यौगिक। यौगिक शब्द जैसे एक विद्या शब्द और दूसरा आलय शब्द। विद्या का भी अपना अर्थ है और आलय का अर्थ होता है घर। तो विद्या जमा आलय के मिल जाने पर शब्द प्राप्त होता है विद्यालय। तो ये शब्द हो गया यौगिक। उसके बाद हमारे पास तीसरा भेद आता है योग रूढ़। योग रूढ़ यौगिक और रूढ़ का मिश्रण भी इसको आप समझ सकते हो। यौगिक और रूढ़ का मिश्रण ये कैसे है मैं बताती हूं। जैसे पंक जमा ज, अभी आपको यौगिक शब्द जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि यौगिक शब्द में मैंने यही कहा था कि दोनों शब्द जो हैं सार्थक होते हैं। यहाँ पर पंख का अर्थ है कीचड़ और ज का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो कीचड़ से उत्पन्न, यहाँ पर आप इसका अर्थ समझ सकते हो पंकज। पंक जमा ज पंकज बन रहा है, ये यौगिक शब्द बन गया। लेकिन इसे योग रूढ़ इसलिए कहा गया कि इसके बाद ये रूढ़, मैंने अभी बताया था कि रूढ़ होते हैं प्रसिद्ध शब्द। तो जब यौगिक से कोई प्रसिद्ध शब्द निकल कर आया तो ये यौगिक से जो है रूढ़ में परिवर्तित हो गया, इसलिए इसको योग रूढ़ यानी कि यौगिक और रूढ़ का जोड़ कहा गया है। एक बार और समझिए, योग और रूढ़ ये है योग, पंक जमा ज ये योग हो गया, यौगिक शब्द हो गया। लेकिन जब पंकज, हमें पता है पंकज किसको कहा जाता है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या होता है, वो होता है कमल। यानी कि रूढ़ में इसने एक नए शब्द को जन्म दिया। पंक जमा ज कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। यानी कि योग रूढ़ का जो है आप लोग अंतर कैसे निकाल पाते हो कि यौगिक शब्द केवल 2 अलग अलग शब्दों के मेल से एक शब्द बना देता है, ठीक है। लेकिन योग रूढ़ में उन जो 2 शब्द आप जोड़कर बनाओगे उनके बाद एक कोई अन्य विशेष शब्द या विशेष अर्थ आपके सामने निकल कर आता है, इसलिए इसको कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द। अब देखिए कि वाक्य में आप लोग किस तरह से शब्द को प्रयोग करते हो, उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भाग हैं। सबसे पहले देखिए सार्थक। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ हो वो कहलाते हैं सार्थक शब्द। सार्थक, उसके बाद निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो कहलाते हैं
निरर्थक। अब कुछ व्याकरणिक, यहाँ पर मैंने आगे बताया है, कुछ एक व्याकरणिक जो है प्रयोग के आधार पर सार्थक और निरर्थक इसका भेद बताते हैं, और कुछ एक व्याकरणिक जो है सामान्य और तकनीकी में भी प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सामान्य वे शब्द होते हैं, जैसे सार्थक शब्द है, उसी तरह के बिल्कुल वही कह सकते हैं आप कि सार्थक शब्दों को ही सामान्य शब्द कहा गया है। उसके बाद तकनीकी शब्द वो हैं जो कि हमारे विज्ञान में या प्रशासन में जो कि जटिल आपको शायद सुनने में लगते होंगे, जो शब्द केवल उन्हीं तकनीकी भाषा में जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको तकनीकी शब्द कहा गया है। जैसे रसायन विज्ञान, सचिव, गृह मंत्रालय और विज्ञान से रिलेटेड कोशिका, ठीक है। इस तरह के शब्द जो कि आपने विज्ञान भाषा को पढ़ते हुए आपको नए नए शब्द जो देखने को मिले होंगे, और जो प्रशासनिक रूप से आपको देखने को मिले होंगे, निदेशक, निदेशालय, इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं? तकनीकी शब्द। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर यानी कि किसी एक शब्द के कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं और एक शब्द को कितने अर्थों में विभाजित किया जा सकता है, उसको यहाँ पर पढ़ा जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले है पर्यायवाची, यानी कि एक अर्थ के, एक शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं, पर्यायवाची। विलोम, एक शब्द उसका उल्टा क्या बनता है, अनेकार्थक। एक शब्द उसके और क्या क्या अर्थ निकलकर सामने आते हैं, वो अनेकार्थक कहलाते हैं। समरूप भिन्नार्थक, यानी कि कोई दो शब्द जो देखने में समान लगते हो लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, उनको कहा जाता है समरूप भिन्नार्थक। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सब हमने अर्थ के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, आपको बहुत बड़ा वाक्यांश दिया होगा, उसके लिए एक शब्द आपको 90 तुल्य 2 या 3 शब्दों में मिल जाता है। समरूप भिन्नार्थक का मैं एक उदाहरण देना आपको जरूरी समझती हूँ। आमतौर पर आपने सुना होगा, जैसे ग्रह है या गृह है, ग्रह और गृह, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई अपना नया भवन बनाता है, घर बनाता है, तो जब वो उस घर में प्रवेश करने के लिए कुछ बहुत बड़ा पूजा पाठ कुछ रखते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, तो आमतौर पर आप सभी ने सुना होगा, वो सब उसको क्या कहते हैं, गृह प्रवेश। हमारे घर का गृह प्रवेश है, आप जरूर आइएगा, इसी तरह से आमंत्रित किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत गलती है कि हम लोग उसको गृह प्रवेश कहते हैं, असल में वो क्या होता है, गृह प्रवेश। ये ग्रह तो वो हैं जो आपने विज्ञान में पढ़े हैं कि सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो ग्रह होते हैं। और गृह कहा जाता है घर को, कि गृह प्रवेश है, मतलब कि हमारे घर में कोई नया उत्सव हो रहा है, वो। इस तरह से आप बच्चों समझ सकते हो कि समरूप और समरूप भिन्नार्थक शब्द जो है कितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आगे चलिए, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। अब व्याकरणिक प्रकार के आधार पर कैसे, कि व्याकरण में शब्दों को किस किस तरह से विभाजित किया जाता है, उसके अनुसार विकारी और अविकारी दो भेद बताए गए हैं। विकारी, विकार मतलब होता है बदलाव आना या परिवर्तन आना। अब आप समझिए, विकारी शब्द कौन से हुए, जिनमें लिंग, वचन या क्रिया या काल, इन सब के कारण किसी भी तरह से जो है विकार या कोई परिवर्तन आ जाता है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द को आगे 4 भागों में बांटा गया है, वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सब कहलाते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द, विकारी का विलोम हो गया अविकारी। तो आप समझ सकते हैं कि विकारी का अर्थ अगर परिवर्तनशील है तो अविकारी का अर्थ क्या होगा, जिसमें कोई परिवर्तन
नहीं होता, यानी कि लिंग, वचन, क्रिया, कुछ भी काल, किसी भी तरह का अगर बदलाव लाने की कोशिश करें तो अभिकारी शब्द ऐसे हैं जिनमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। जैसे इसके आगे 4 भाग हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये तो था शब्दों का वर्गीकरण। मुझे लगता है आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन सब को जो है मैं आगे की वीडियो में इन सब के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से आपको समझाने वाली हूँ, तो इसलिए मेरी आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और पढ़ाई में मस्त रहें। धन्यवाद।